स्टडी पे बात कर रहे हैं। केस स्टडी मैंने पढ़ी और आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो देखिए, बिल्कुल आज यही माहौल है। बंगाल में जो भी अम्फान तूफान आया है, तो बिल्कुल यही स्थिति देखिए। आपको एक भूमिका दी गई है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिचुएशन है आप क्या करेंगे। आपका जो दल है वो वापस जाने के लिए कह रहा है क्योंकि लोग मार रहे हैं, या कोरोना में खूब देखा आपने आए दिन कि डॉक्टरों के दल पे हमले हुए, नर्सिंग स्टाफ पे हमले हुए, मारा गया उन्हें, और बिल्कुल वही सिचुएशन दी है। तो याद रखें कि यूपीएससी जो केस स्टडी पूछता है वो भी हाल फिलहाल की व्यावहारिक घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये तो हर आए दिन होता है हम लोगों के देश में कि कभी कोई आपदा, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, और फिर इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि आप जिनके कल्याण विकास के लिए जाते हैं वही लोग आपको पत्थर मारने के लिए तैयार होते हैं। तो वही बिल्कुल देखिए स्थिति दी गई है प्रश्न में। तो कितने व्यावहारिक प्रश्न पूछता है यूपीएससी। थोड़ा सा चेंज कर दें कि कोरोना दल के आप डॉक्टर थे और गए थे आप जांच करने इंदौर में जो हुआ, या मुरादाबाद में, या और जगह जगह, तो अब क्या करें आप। बिल्कुल वही सिचुएशन है देखिए। तो दो पार्ट हैं प्रश्न के कि आपकी अनुक्रिया क्या होगी और फिर लोक सेवक के कौन से गुण हैं जिनकी यहां परख होगी। फ्रेंड्स, केस स्टडी को सॉल्व करना एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच या प्रक्रिया है। मैंने अपनी किताब में नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा जो मेरी किताब है, बहुत डिटेल मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है केस स्टडी को सॉल्व करने की। मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि 4-6 केस स्टडी सॉल्व करके आप उनके आंसर रटें नहीं, बल्कि आप उस प्रोसेस को समझें और सीखें कि कैसे केस स्टडी सॉल्व की जाती है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, ताकि आपके सामने जब भी कोई भी केस स्टडी आए तो आप बेहतर तरीके से उसे सॉल्व कर पाएं। यहाँ उतना डिटेल डिस्कशन का ना भी कोई ऐसा प्रयास है। यहाँ तो बस मेरा उद्देश्य आपको इन प्रश्नों के आंसर कैसे लिखे जाने हैं वो बताना है। थोड़ा सा इस केस स्टडी को समझें। केस स्टडी में प्रभावित वर्ग कौन कौन है, ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि हितग्राहियों की पहचान की जाती है कोई भी केस स्टडी सॉल्व करते समय, कि जो केस स्टडी दी गई, जो सिचुएशन दी गई है, कौन कौन लोग हैं जो उससे प्रभावित वर्ग हैं, हितग्राही कौन है। तो अगर हितग्राहियों की लिस्ट देखें तो आप हैं, आपकी टीम है पूरी, स्थानीय लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, नज़दीकी तौर पे देखें तो ये हितग्राही हैं, और व्यापक तौर पे तो फिर समाज, सरकार, पर्यावरण, ये सब। आपको ध्यान रखना है कि अपना काम भी करना है, जो बेघर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें मदद भी पहुंचानी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी टीम के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोगों का मनोबल गिर गया है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनके मनोबल को भी बनाए रखना है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करनी है। तो देखिए, मैंने इन 2 लाइनों में क्या क्या बातें बता दी आपको कि एक तरफ ये भी ध्यान रखना है कि राहत और बचाव कार्य ना रुके, ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाए, जो आपका जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो। लेकिन साथ में आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपके टीम के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका मनोबल बना रहे, उनकी सुरक्षा के इंतजाम हो। तो यहीं से अब आपको निकालना है प्रश्न का आंसर कि इस स्थिति में आपकी अनुक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो कि भागना बिल्कुल नहीं है। भागना मतलब अगेन कार्य का या कर्तव्य का अनिष्पादन, जो भ्रष्टाचार भी है, जो सत्यनिष्ठा का अभाव भी है, और जो कायरता का परिचायक भी है कि कुछ लोग आपको डराने धमकाने आए और आप भाग लिए। तो सबसे पहली बात तो कि भागना नहीं है,
हमें उस स्थिति का डटकर मुकाबला करना है, अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करना है, सबसे पहली बात। तो मतलब जो आपकी अनुक्रिया होगी, जो रिस्पॉन्स होगा आपका, वो बहुत मानवीय होना चाहिए, वो बहुत विचारशील होना चाहिए, पर्याप्त तथ्यों तर्कों पर आधारित होना चाहिए और वो प्रभावशाली भी होना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि। इस तरह की स्थितियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि की, कि कैसे आप अपनी और सामने वाले की भावनाओं को समझें, उनको काबू करें, उनको सही ढंग से मैनेज करें, फिर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटें। तो हमेशा याद रखें, इस तरह की स्थितियों में इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ें। सबसे पहले तो हमने कहा कि जो अनुक्रिया है कि भागना नहीं है, हर हाल में वहाँ रहना है, स्थितियों का डट के मुकाबला करना है। अब आगे बढ़िए। तो आपको जो काम करने हैं, सबसे पहला काम कि अपनी टीम के लोगों से बात करनी है, उन्हें ये बताना समझाना है कि उनकी ये एक जिम्मेदारी है, उनका ये नैतिक दायित्व है कि वो वहाँ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, उन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए है वो उपलब्ध करवाएं। तो अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, डर के वहाँ से भाग जाएंगे, काम बंद कर देंगे, तो सीधा सा मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, उनके संगठन के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो आपको अपने कर्मचारियों को उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्यों की याद दिलाना है, ये दूसरा काम करना है। इसके लिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये स्थितियां अकेले आपके सामने नहीं आई हैं, बल्कि पहले भी दूसरों के सामने भी इस तरह की स्थितियां आती रहीं और कैसे उन लोगों ने डट के मुकाबला किया। आप लोगों को याद होगा 2014 में अभी कश्मीर में, श्रीनगर वगैरह में बाढ़ आई थी, कितना बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। कुछ इसी तरह की स्थिति थी जो यहां इस केस स्टडी में लिखी हुई है। एनडीआरएफ की टीम जब बचाव करने पहुंची थी, वहां सेम सिचुएशन हो गई थी कि वहां के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था एनडीआरएफ की टीम के ऊपर। अगर एनडीआरएफ की टीम भी वही करती जो यहां इसमें लिखा है कि वहां से निकल जाते, भाग जाते, कि हमें क्या करना था। इवन यहां तक स्थिति हो गई थी कि एनडीआरएफ टीम के एक सदस्य को छुरा मार दिया गया था स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, इनकी नाव छीन ली गई थी। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कम से कम 50,000 के ऊपर लोगों की जान बचाई थी एनडीआरएफ की टीम ने। तो आप अपने कर्मचारियों को इस तरह की स्टोरी, इस तरह के उदाहरणों से बता सकते हैं कि अकेली इनके सामने नहीं आई हैं चुनौतियां, हमेशा इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है इस तरह के कार्य करने वालों को। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम, अहिंसा का आंदोलन, क्या आपको लगता है कि बड़ा खुशी खुशी सारे लोग उनकी हर बात मान लेते थे, चुपचाप उनके पीछे चलने को तैयार हो जाते थे, कोई उनका विरोधी नहीं था और मिल गई देश को आजादी और स्वतंत्रता? या और दूसरे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, अंग्रेजों ने थाली में सजा के उनको बस गिफ्ट के रूप में दे दी स्वतंत्रता। इजीली सब उनके मार्ग में फूल बिछा दिए गए और उन्होंने अपने काम कर लिए? कभी नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको आईएएस की सही ढंग से तैयारी करनी है, एथिक्स का आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। हमारी हिंदी मूवीज की बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसी केस स्टडी की बात करें, पैडमैन मूवी देखी होगी आप सबने।
टॉयलेट मूवी देखी होगी आप सबने। अच्छा, तो आपने टॉयलेट मूवी देखी होगी, पैडमैन मूवी देखी होगी आपने, और देखिए, याद कीजिए, लगभग हर आदमी ने देखी होंगी ये मूवीज। क्या वहां सब इतनी फेवरेबल स्थितियां थी दोनों मूवीज में? अक्षय कुमार हीरो, तो पैडमैन जब वो बने तो इतनी अनुकूल परिस्थितियां थी। दोनों मूवी में बीवी घर छोड़ के चली गई, चाहे वो पैडमैन हो चाहे टॉयलेट हो। तो क्या ये पहला एक उदाहरण है कि आपके जो टीम के लोग हैं उनके सामने ऐसी स्थितियां बनी हैं? कहने का मतलब कि बहुत सारे उदाहरण जो आपको पता होने चाहिए, आप अपनी टीम को बताएंगे। भाई, मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो अब आपको कैसे मोटिवेट करना है मुझे पता है, उस बात की जानकारी है कि कैसे मैं आपको मोटिवेट करूं। तो भाई, आप एक टीम के लीडर हैं, आपकी टीम के लोगों का अगर मनोबल डाउन हो रहा है तो भाई आपको भी तो पता है कि अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करना है। इस तरह के उदाहरणों के द्वारा आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, उदाहरण दें उन्हें। तो सबसे पहला काम तो हमने कहा, आपकी अनुक्रिया बड़ी विचारशील होगी, मानवीय होगी। दूसरी बात, आप अपने कर्मचारियों को उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य याद दिलाएंगे। तीसरी बात, इस तरह के उदाहरणों के द्वारा आप उनको मोटिवेट करेंगे कि कुछ भी हो जाए डटे रहना है, अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, बढ़ते जाइए जैसे जैसे केस स्टडी लिखी है। लेकिन आपको अपनी टीम के लोगों की सुरक्षा भी करनी है। आप उसके लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं कि भैया हमारे लिए सुरक्षा के इंतजाम। देखिए, कोरोना की जांच करने जो टीम गई तो सरकार ने फिर सुरक्षा के इंतजाम किए, तो आप सरकार से ये डिमांड करें, स्थानीय पुलिस से मदद भी मांग सकते हैं आप साथ में, तो अपनी टीम की भी सुरक्षा रहे, उससे भी आपके कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा और बढ़े आगे। आप जो स्थानीय लोग हैं, गैर सरकारी संगठन जरूर होंगे उस क्षेत्र में, वहां के पंच सरपंच, स्थानीय कुछ लीडर होंगे, आप उनसे बात करके उनको साथ में लेके चल सकते हैं। वो निस्संदेह आपकी मदद करने आगे आएंगे। और अगर स्थानीय लोगों का, जो ये नेता हैं, सरपंच, पंच, एनजीओ, इनका एक बार आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो बाकी स्थानीय लोग भी विरोध करना बंद कर देंगे, तो इनकी आप मदद लेंगे। और प्लस साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि स्थानीय लोग अगर आखिर आपका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं विरोध? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, नाकारा हैं या बेईमान हैं, यहां दिखावा करते हैं, पैसा अपनी जेब में, तो जो हमारे देश का सिस्टम चला आ रहा है उसकी वजह से लोगों के मन में एक ये नकारात्मक छवि बन गई है प्रशासन की। तो आपको विरोध का कारण भी समझना है और उस कारण का भी निवारण। जैसे ही आपकी टीम ईमानदारी से प्रयास करेगी तो ऐसा नहीं है कि लोगों की आंखें बंद हैं, उन्हें नहीं दिखेगा ये कि ये वो टीम या वो लोग नहीं है कि जो अपनी जेबें भरने आए हैं और या केवल फोटो खिंचवाने आए हैं, दिखावा करने आए हैं। अगर आपकी टीम ईमानदारी से काम कर रही है तो लोग भी समझ जाएंगे बहुत जल्दी इस बात को, विरोध बंद हो जाएगा। तो देखिए अब कितने लेवल पे काम करने की जरूरत है आपको। यही सब आपके आंसर के जवाब हैं। पॉइंट पॉइंट आप लिख दीजिए कि आपकी प्रति अनुक्रिया क्या क्या होगी। प्रश्न का फर्स्ट पार्ट यही था कि इस परिस्थिति में आपकी अनुक्रिया क्या क्या होगी। कल मैं बता रहा था कि केस स्टडी को तब तक बेहतर ढंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारी जो एनालिसिस करने की क्षमता है, एनालिटिकल पावर है, वो मजबूत ना हो।
मैं हमेशा कहता हूं कि केस स्टडी सॉल्व करने के लिए पर्याप्त विश्लेषणात्मक क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी समस्या के, किसी मुद्दे के कितने डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, उन सबको जानना, उन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। केस स्टडीज की डिमांड भी यही होती है यूपीएससी की, कि आपको हर एंगल को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आप आईएएस आईपीएस बनेंगे या इस तरह की जिम्मेदारी वाले काम आप करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों को सोचते समझते हुए ही डिसीजन लेने होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा प्रश्न का फ्रेंड्स, कि आपकी अनुक्रिया क्या होगी, क्या क्या काम आपको करने हैं। और सेकंड पार्ट जो यहीं से जुड़ा हुआ है कि अब लोक सेवक के किन गुणों की पहचान हो रही है, यहां कौन से गुणों की जरूरत है लोक सेवक में, वो इसी फर्स्ट पार्ट से ही देखिए अब चीजें निकलेंगी। तो सबसे पहला तो लीडरशिप का गुण या नेतृत्व क्षमता, ये गुण यहां जिसकी पहचान थी कि अब अपनी टीम को आपने सही ढंग से नेतृत्व प्रदान किया नहीं किया, उन्हें उनके लक्ष्यों की जानकारी दे पाए नहीं दे पाए, उन्हें मनोबल, उन्हें संबल प्रदान किया आपने नहीं किया। दूसरा देखें अभिप्रेरणा, एक अच्छे मोटिवेटर आप बन पाए कि नहीं, तो दूसरा गुण है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, कि आपकी टीम का मनोबल डाउन था, लोग वहां काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, और उस स्थिति में आप अपनी टीम को दोबारा काम करने के लिए तैयार कर पाए कि नहीं, तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तीसरा आप देखें टीम वर्क, समूह भावना, ये इस तरह के काम है जहां एक टीम के रूप में एकजुट होकर काम करना होता है। यहां बॉस और अधीनस्थ वाले रिलेशन से काम नहीं चलता, तो टीम के रूप में आप काम नहीं करेंगे, इस तरह की समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान नहीं कर पाएंगे। वहां आप सोचिए कि नहीं, हम तो अपनी टीम को डंडा फटकारेंगे, कहेंगे काम करो। तो जहां उस टीम की जान पे बन के आई हुई है, वहां वो जान बचाने का सोचेंगे कि आपके उस अनुशासन में कि आप दबाव डाल रहे बॉस हो तो वो काम करेंगे। जान है तो जहान है, तो भाई जब उन्हीं की जान नहीं रहेगी तो आपको पार्टिसिपेशन, सहभागी प्रबंध होता है, टीम वर्क होता है, इन पे ध्यान देना होगा, ना कि अपनी अथॉरिटी, अपनी सत्ता का प्रयोग करें, बॉस बन के वहां दबाव डालें, तब कभी नहीं होगा काम। उसके अलावा मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझें, उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें मैनेज करें, और फिर अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक सही फैसला लें, तो वो गुण चाहिए है हमें एम्पैथी चाहिए, समानुभूति चाहिए, कि दूसरे की समस्याओं को अगर हम समझेंगे नहीं, उन समस्याओं से चिंतित नहीं होंगे, कैसे हम मन से उनके कल्याण और विकास के लिए काम कर पाएंगे। तो सम अनुभूति, जो अनुभूति उन लोगों को हो रही है, उस परिस्थिति में रहते हुए आप भी वही अनुभूति कीजिए, तब जाके आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। सेवा की भावना, आप जॉब नहीं, आप सर्विस करते हैं, दोनों का अंतर फ्रेंड्स बड़ा महत्वपूर्ण अंतर होता है, जॉब और सर्विस। अक्सर देखिए जब आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो जॉब कहा जाता है, और जब सरकार की सेवा कर रहे हैं तो यहाँ जॉब नहीं होती है, सिविल सर्विस होती है। यहाँ आप सर्विस मतलब सेवा करते हैं, तो ये जॉब नहीं है। एक लोक सेवक अगर जॉब करने आ रहा है, आप जॉब करने के उद्देश्य से आईएएस बनना चाहते हैं तो नहीं बनिए, ये जॉब नहीं होती है, ये सर्विस होती है, सेवा है। ये गुण जब तक नहीं होगा तब तक कभी आप एक अच्छे लोक सेवक, सिविल सर्वेंट कैसे बनेंगे, अगर सर्विस का भाव ही नहीं है आप में। तो सेवा की भावना, देखिए सारे गुण, और प्लस और एक जरूरी गुण, वो है पेशेंस या धैर्य। अगर आप लोगों के विरोध से डर गए, थोड़ा सा किसी ने कुछ आपराधिक हरकत कर दी, मारपीट, और आपने पीठ दिखा के भाग गए, तब तो फिर
हो गया, सारा काम खत्म। तो धैर्य या पेशेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये पहली केस स्टडी, 2 पार्ट थे प्रश्न के कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, और फिर दूसरी बात की कौन से गुण जिनकी पहचान होगी। फ्रेंड्स, मेरे क्या कर रहे होंगे, क्लास को बोर नहीं हो रहे होंगे। और एक केस स्टडी लेते हैं, 2 हमने थ्योरी वाले प्रश्न कर लिए हैं, केस स्टडी और एक कर लें और फिर एक एक करके चलेंगे। तो अगला देखिए केस स्टडी, 2 नंबर केस स्टडी। सतपीर अगली केस स्टडी चलाएंगे। हाँ, 2 नंबर केस स्टडी देखेंगे अगली। तो फ्रेंड्स, पढ़ रहा हूं मैं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप बड़ा करके देख लीजिए। ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घ अवधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाविक भूल। सद्भावना थी, आपकी इच्छा बड़ी अच्छी थी, भावना बड़ी अच्छी, लेकिन फिर कुछ गलती हो गई, अब भूल हो गई, तो सद्भाविक भूल। आपराधिक भूल नहीं है कि जानबूझ के आपका तो इंटेंशन ही था कि मर जाए वो, कि उसका मर्डर हो जाए। आप तो बड़ा अच्छा करने चले थे उसमें, अब कुछ गलत हो गया, तो सद्भाविक भूल। आगे देखिए प्रश्न, अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुंची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो यह दूसरी केस स्टडी, सारा जो पूरा सार है वो 2 शब्दों सद्भाविक भूल के ऊपर टिका हुआ है। बोनाफाइड मिस्टेक्स, सद्भाविक भूल। फ्रेंड्स, अखबार, न्यूज हर आदमी पढ़ता देखता है, देखना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं अक्सर इस तरह की न्यूज आप पढ़ते हैं कि किसी लोक सेवक ने जब कोई फैसला लिया, उद्देश्य बड़ा अच्छा था, भावना बड़ी अच्छी थी, लेकिन कई बार इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ, या कई बार उसका अर्थ का अनर्थ हो गया और लोक सेवक को उसके दुष्परिणाम झेलने पड़े। छोटा सा उदाहरण दूं, 1.5 साल पहले की बात है। राजस्थान का संभवतः कोई डिस्ट्रिक्ट था, मुझे जिले का नाम तो याद नहीं है फिलहाल। उस जिले के कलेक्टर साहब ने रास्ते में जो शौच करते हैं लोग, निकले होंगे जब शहर भ्रमण के लिए, तो देखा शौच करते हुए लोगों को। मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन है, कैमरा है, फोटो खींची या खिंचवाई।
और सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब आप देखें तो ये एक सद्भाविक भूल है। उनकी भावना गलत नहीं है, वहां भावना तो बड़ी अच्छी है कि वो स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की हरकतों या घटनाओं को, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर वायरल हो जाएगा तो कितनी आपकी सामाजिक बदनामी होती है। टॉयलेट प्रेम कथा में उठाया गया था इस मुद्दे को कि हमारे समाज की जो पुरानी प्रथाएं परंपराएं हैं कि घूंघट निकाला जाता है तो मुंह को ढका जाता है, और मूवी की हीरोइन कहती है कि मुंह को ढकते हैं लेकिन दूसरी तरफ खुले में शौच, तो मतलब एक तरफ इतनी शर्म लिहाज की बात करते हैं कि मुंह भी ढको, बड़े बूढ़ों के सामने पर्दा, और दूसरी तरफ खुले में। तब कहाँ जाती है सारी शर्म, सारी लिहाज? किस तरह की ये विरोधी परंपराएं चल रही हैं हमारे समाज में। तो कितनी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, कैसी कुरीतियां जो हमारे समाज की चली आ रही हैं बरसों से, उन पर ध्यान दिलाया गया है। तो कलेक्टर साहब का वहां उद्देश्य तो कितना अच्छा है कि सामाजिक अपमान, ताकि इस तरह की प्रथाओं पे, कुप्रथाओं, गलत बातों पे जो चली आ रही हैं खुले में शौच जैसी, उनको रोकें, और जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारे पीएम का, तो उसको हम ज्यादा सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो सोच कितनी अच्छी। लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे डाल दें किसी के इस तरह के फोटोज को, इस तरह के वीडियो को, तो निजता के अधिकार, राइट टू प्रिवेसी के हनन से लेके 56 समस्याएं खड़ी हो जाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ह्यूमन राइट से लेके कितने सारे दिक्कतें हो जाएं कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और क्या क्या। खुले में शौच करना किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं है, कोई कर्तव्य का नहीं, लेकिन अगर उसकी फोटो आप डाल देते हैं और एक इतने जिम्मेदारी वाले पद पे रहते हुए, तो आप दूसरे के मानवाधिकार और मूल अधिकार का हनन जरूर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जानबूझ के उनका ये पर्पस नहीं था कि किसी के मूल अधिकार का हनन करना या मानवाधिकार का हनन, या शायद वो उतना सोचा भी नहीं था उन्होंने तो बस एक अच्छे उद्देश्य से, सद्भावना से किया, लेकिन बाद में वो भूल बन गया, इतना वाद विवाद। तो ये है प्रश्न का सार, सद्भाविक भूलें, ऐसी भूलें जो आपने तो अच्छे उद्देश्य, अच्छे काम के लिए कुछ निर्णय लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो गलत या भूल साबित हो गया। आपने उसके सारे प्रॉस कॉन्स नहीं सोचे, ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लिया। कहीं आपकी सोच गलत नहीं थी, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। साल 2 साल पहले की बात, उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, ट्रेनी आईएएस अधिकारी थी दुर्गा शक्ति नागपाल। अतिक्रमण में मस्जिद की दीवार बनी थी, उन्होंने दीवार गिरवा दी। भावना गलत नहीं है, उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन रमजान के महीने में मस्जिद की दीवार गिरवाना, अब ये कितना सही निर्णय है कि नहीं है? कोई आपकी ऐसी मंशा नहीं है कि धर्म के आधार पे या जाति या किसी और आधार पे आप गलत कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं आप, कि अतिक्रमण में अगर किसी धार्मिक स्थल की दीवार है, आप की जिम्मेदारी है कि आप अतिक्रमण हटवाएं, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन भारत कितना संवेदनशील है, धर्म जाति के आधार पे सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमजान का,
मुस्लिमों के लिए, और उसमें आप उनके धार्मिक स्थल की दीवार गिराएं। क्या 15 दिन और वेट नहीं कर सकते अगर इतने सालों से वो दीवार बनी है तो, कि एक बार ये महीना बीत जाए और तब आप अपनी ड्यूटी अपना काम करें। फिर देखिए, सद्भाविक भूल है, कहीं आपकी भावना गलत नहीं है, कहीं आपका उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन समय, करने का तरीका ये ठीक है या नहीं है। तो अक्सर लोक सेवक, हम बात कर रहे थे कल, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं लोक सेवकों को। जनता का समावेशी विकास कल्याण करना है, उसके लिए पर्याप्त सत्ता और संसाधन दिए जाते हैं, और स्वविवेकीय सत्ता, डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। अब अपने विवेक का इस्तेमाल करते समय लोक सेवक बहुत सारे निर्णय लेते हैं, डिसीजन करते हैं। कई बार वो निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं, बोनाफाइड मिस्टेक्स। तो ये पूरा सार है प्रश्न का। अब अगर आप सद्भाविक भूलों के लिए लोक सेवकों को दोषी ठहराएंगे, उनके ऊपर मुकदमा चला दें, उन्हें बंदी बना लें, उन्हें निलंबित कर दें, उन्हें ट्रांसफ़र करें, नौकरी से निकाल दें, तो इससे उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा। ये देखिए, दूसरा पैरा लिखा है प्रश्न में। तो अब क्या किया जाए? ये प्रवृत्ति लोक सेवकों के कार्य निष्पादन को किस तरह से प्रभावित कर रही है, कैसे रोका जाए, ये पूरी केस स्टडी है ये। तो अब आपको मैंने लगभग चीजें बता ही दी अगर आपने सुना तो। सबसे पहले तो दिखाना है कि सद्भाविक भूल होती क्या है, बोनाफाइड मिस्टेक का मतलब क्या है यहाँ। तब उसके बाद दिखाना है कि फिर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है लोक सेवकों पर। अगर आप उनकी सद्भाविक भूलों के लिए उन्हें दंडित करें, अभियोजित करें, बंदी बनाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो कि पॉलिसी पैरालिसिस जिसे कहा जाता है, लोक सेवक निर्णय लेने से बचेंगे। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो यही है कि लोक सेवक फिर निर्णय ही नहीं लेंगे। जितना टाल मटोल हो सकता है बस वो इसी रणनीति पे चलेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसका प्रयोग ही ना किया जाए। अनिर्णय की स्थिति बनने लगेगी प्रशासन में। हमेशा टेंशन रहेगा लोक सेवक को कि हमने निर्णय लिया और अगर वो सद्भाविक भूल बन गया तो तारीफ तो कुछ होनी नहीं है, अच्छा होगा तो, हाँ गलती हो गई तो दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो निर्णयन पर प्रभाव होगा। जो ईमानदार अधिकारी हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा, काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा उनका। इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया देने से बचेंगे अधिकारी। लकीर की फकीर बनने वाली स्थिति हो जाएगी कि जो पहले से फिक्स मापदंड हैं, काम करने के तरीके हैं, बस वही करो, अपना विवेक बुद्धि नहीं लगाओ, कोई इनोवेशन नहीं करो। क्योंकि अगर अच्छा होगा तो हमने कहा तारीफ तो हो या नहीं हो, लेकिन कुछ गलत हो गया, सद्भाविक भूल, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा, इनोवेशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर कि प्रशासन में निर्णय नहीं होंगे, उनका मनोबल, उत्साह खत्म हो जाएगा, ईमानदार अधिकारी हतोत्साहित होंगे, नवाचार या इनोवेशंस नहीं होंगे प्रशासन में, तो फिर अब इसके और कितने दुष्परिणाम। तो अगेन वही कि चाहे सामाजिक निहितार्थ देखें, चाहे आर्थिक निहितार्थ, तो जो हमने पीछे भी चर्चा करी आपसे, वो कैसे जो लोक कल्याण के उद्देश्य हैं वो पूरे कर पाएंगे आप, कैसे जो सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। तो अगर सद्भाविक भूलों के लिए लोक सेवकों को अभियोजित और बंदित किया जाता है तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी।
फर्स्ट पार्ट हमने दिखा दिया कि सद्भाविक भूल क्या है, सेकेंड पार्ट फिर हमने दिखा दिया कि इनके दुष्प्रभाव क्या है। हम जब फ्रांसीसी व्यवस्था पढ़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि, आप उसकी चर्चा करेंगे यहां। तीसरा पार्ट है प्रश्न का कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो अब ये थर्ड पार्ट प्रश्न का कि सद्भाविक भूलों के लिए कैसे लोक सेवक आलिप्त ना हो। फ्रेंड्स, समय खत्म होने वाला है। जैसे ही समय खत्म होगा, ये फिर आज का सेशन यहीं एक्सपायर होगा, आज की क्लास यहीं हम रोक देंगे, कल फिर आगे बढ़ाएंगे। सो जहां आज छूटेगा वहीं से कल आगे क्लास कंटिन्यू होगी। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि सेशन एक्सपायर होने वाला है। जैसे ही एक्सपायर होगा, आज आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, आज की क्लास वहीं रुक जाएगी और कल फिर मिलेंगे हम लोग 11:30, जहां आज क्लास छूटेगी वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब तीसरा पार्ट प्रश्न का कि सद्भाविक भूलों के लिए लोक सेवक आलिप्त ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाए। फ्रांस में प्रशासनिक विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की संकल्पना प्रचलित है, जिसमें सरकार लोक सेवकों को उनके इसी तरह के सद्भाविक भूलों के लिए संरक्षण प्रदान करती है। सरकार लोक सेवकों को यह भरोसा दिलाती है कि आप लोग काम कीजिए, निर्णय लीजिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो जिम्मेदार आप। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी दिक्कत है कि केवल आप ही को दिक्कत है? बाकी लोगों को क्लियर है आवाज? अरे तो ऐसा अभी हो गया या पहले से हो रहा था ऐसा? चलो खत्म हो गया।